सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो यूनानी दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 फरवरी को ये वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। और आपको बता दूं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 में हैदराबाद के यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मनाया था। और ये जो दिन है ये समाज सुधारक और महान यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। ये नाम याद रखना। और इस चिकित्सा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। ये प्रश्न भी याद रखना। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछूं कि पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? असम के सिलचर में। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। अच्छा, एक और डे है जिसे कहते हैं नेचुरोपैथी डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, वो 18 नवंबर को मनाते हैं। और अगर पूछे अभी दिसंबर 2022 की बात है, नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनेवाल है, जो शिपिंग मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। वैसे आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुर्वेद और वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी। यू मतलब यूनानी हो गया, एस से सिद्धा हो गया और एच मतलब हो गया होम्योपैथी। अच्छा, फरवरी के डेज की बात कर रहे हैं। देखो, 2 फरवरी को एक तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, 4 फरवरी को एक तो वर्ल्ड कैंसर डे और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया, 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 25 लाख रुपए। और 25 लाख से आपको याद आया, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया गया? उसे भी 25 लाख रुपए कर दिया गया था। अब दूसरा प्रश्न आपके माइंड में आएगा, ये चिरंजीवी बीमा योजना ये किस राज्य की है? तो आंसर होगा राजस्थान की। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान का बजट पेश किया। और राजस्थान में हमने कई बार पढ़ा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, याद रखना ये राजस्थान की है। तो अब राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पहले कितना मिलता था? 10 लाख रुपए, बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। और ये चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई थी? 2021 में शुरू हुई थी। अच्छा, राजस्थान के बजट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो एक तो ये पॉइंट हो गया चिरंजीवी वाला। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पहले 100 दिन थे, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए। उसके अलावा 500 करोड़ रुपए से युवा कल्याण कोष का निर्माण किया गया। और किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई, जबकि आम जनता के लिए यानी कि घरों में 100 यूनिट फ्री कर दिए गए। उसके अलावा कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी घोषणा की गई। और राजस्थान में अभी कोई परीक्षा होगी, कोई भर्ती परीक्षा होगी, तो उसके लिए आप फॉर्म भरते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, फ्री होगा। पर किसी भर्ती परीक्षा की तो घोषणा ही नहीं की गई। ये तो वही बात हो गई जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा फ्री में, फिर दूसरे पल में कहता हूं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा रोडवेज बसों में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर, पहले 30% छूट दी जाती थी, अब 50% छूट मिलेगी। उसके अलावा याद रखना, एक लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट भी खुलेगा बाड़मेर में 11 का। और एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खुलेगा जयपुर में। अच्छा, बजट की बात हुई तो एक प्रश्न ये अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये किसने पेश किया था? तो 1947 में पेश किया था आर के षणमुखम चेट्टी ने। और अगर पूछे गणतंत्र भारत का पहला, तो ये 1950 में पेश किया था जॉन मथाई ने। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, या यूं पूछ ले कि भारत का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था, उनका नाम है जेम्स विल्सन, 1860 में। सर्वाधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, 10 बार। और अभी आपको पता है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 5वीं बार बजट पेश किया। और वह पहली पूर्णकालिक महिला भी हैं जिन्होंने बजट पेश किया। अच्छा, वैसे पूछे कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के साथ बजट पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। उस समय वित्त मंत्रालय भी उनके पास था। वैसे 3 लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी।
अच्छा, वैसे पहली बार संसद में पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 2021 में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बारे में हमने पढ़ा, इसकी घोषणा हुई थी, इसका संबंध किससे है? भूमि प्रदूषण को रोकने से। मिष्टी योजना का संबंध है मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने से। और महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ये 2 सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए शुरू की गई है। इसमें 2 लाख रुपए की जमा सुविधा मिलेगी 7.5% ब्याज दर पे। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राखी कपूर। तो लेखक हैं ये राखी कपूर। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नाउ यू ब्रीथ, और अभी इसी बुक को 2030 का गोल्डन बुक अवार्ड मिला है। ये गोल्डन बुक अवार्ड एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। अच्छा, डॉक्टर पेगी मोहन का नाम आपने सुना होगा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। और रिकी केज की बात करें, तीसरी बार ग्रेमी पुरस्कार मिला था इनको। और इस तरह से 3 बार ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने, या यूं कह दूं कि ग्रेमी अवार्ड पाने वाले ये चौथे भारतीय संगीतकार हैं। और गीतांजलि श्री तो इंपॉर्टेंट नाम है। अभी 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला था इनकी नॉवेल रेत की समाधि के लिए, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, और बुक का नाम क्या हो गया? टॉम्ब ऑफ सैंड हो गया। तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला था 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा SSLV-D2। SSLV का मतलब हो गया शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको याद हो तो इसरो ने पहले भी इसे लॉन्च किया था, पर वो लॉन्चिंग असफल हो गई थी। अब इसरो ने दूसरी बार इसको लॉन्च किया और सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिया। ये इसरो का अपना सबसे छोटा रॉकेट है जिसका नाम रखा है अभी SSLV-D2। कहां से लॉन्च किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और ये रॉकेट अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट्स को लेकर के गया है। एक तो इसरो का ही सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, और एक चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी है उसका सैटेलाइट है आजाद सैट 2, और एक अमेरिका की कंपनी है अंतारिस, उसका सैटेलाइट है जानुस 1। और आप कह सकते हो ये 2023 का पहला सफल परीक्षण है इसरो का। अच्छा, बात इसरो की है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं। अभी आपको याद हो तो इसरो ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया था। अच्छा बताओ, अभी इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? स्पार्क है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा इसरो ने ये अभी अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है SSLV-D2। और अगर मैं आपसे पूछूं इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होगा GSLV Mark 3। अभी इसरो और नासा मिलकर के एक सैटेलाइट बना रहे हैं जिसका नाम है निसार। इसे अभी इसी साल भारत से लॉन्च किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह ये किसके हो गए हैं? अब जुपिटर के, बृहस्पति के हो गए 92। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट ये कौन सा है, क्या नाम है उसका? विक्रम S। इसे स्काईरूट नाम की कंपनी ने बनाया है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में 10वें स्थान पर रखा गया है। कितने देशों में से? 184 देशों में से भारत 10वें स्थान पर है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा दुनिया में? पहले स्थान पर रहा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, पहले स्थान पे अमेरिका है। और अगर आपसे पूछे कि RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा चलो ये बताओ, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे था? 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की बात करेंगे तो भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत आखिरी स्थान पे था, 180वें पे, टॉप पे डेनमार्क था। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया तो उसमें भारत 54 नंबर पे था और जापान टॉप पे था। जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है उसमें भारत 150वें स्थान पे था,
टॉप पे नॉर्वे था। तो ये भी कुछ इंडेक्सेस हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो एरो इंडिया फेस्टिवल 2023 ये भी कहाँ पे हुआ? बंगलुरु के एयर फोर्स स्टेशन यलहंका में 13 से लेकर 17 फरवरी तक। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण। और कौन इसका आयोजन करवा रहा है? DRDO। और इसे करवाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को चुना गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से आपको याद आएगा पहला प्रश्न, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में। और अभी इसने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कहाँ पे खोला है? कर्नाटक के तुमकुरु में। और चाहे आप प्रचंड की बात कर लो या आप तेजस की बात कर लो, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। और अगर आपसे पूछा जाए अभी देश का 7वां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई? कर्नाटक के धारवाड़ में। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में ही। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। और कर्नाटक ने बंगलुरु में ही अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। और याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी कर्नाटक ही है। वैसे भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये कहाँ पे बनेगा? कर्नाटक में। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया। वैसे भारत की पहली तटरक्षक अकादमी, कोस्ट गार्ड अकेडमी, ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? मंगलुरु में। आपको अलमाटी बांध यहीं पे मिलेगा कृष्णा नदी पर। कृष्णराज सागर बांध आपको कर्नाटक में मिलेगा कावेरी नदी पर। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे तेज 450 विकेट पूरे कर लिए हैं। और इस तरह से अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट पूरा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन है? पहले थे श्रीलंका के मुरलीधरन, उन्होंने मात्र 80 मैचों में 450 विकेट पूरे किए थे। और आर अश्विन ने 450 विकेट पूरे करने में 89 मैच लिए। वैसे आर अश्विन से पहले अनिल कुंबले भी ऐसा कर चुके हैं, उन्होंने 93 मैचों में 450 विकेट लिए थे, पर आर अश्विन ने केवल 89 मैचों में लिए। इसलिए हमने कहा कि सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए कौन? रविचंद्रन अश्विन। बात समझ में आई? अच्छा, आज हम एक काम करते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज को रिवाइज कर लेते हैं आज हम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शेन वॉर्न की, क्योंकि इनका 2022 में निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। लेकिन शेन वॉटसन की बात करेंगे तो उनकी है विनिंग द इनर बैटल। सौरव गांगुली की क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। शाहिद अफरीदी की है गेम चेंजर। VVS लक्ष्मण की बात करोगे 281 एंड बियॉन्ड है। संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट है। क्रिस गेल की है 6 मशीन। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अब एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, जो माइंड मास्टर है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 2017 में। क्वाड ये 4 देशों का समूह है। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके शिंजो अबे ने 2007 में दिया था। इसका उद्देश्य है चाइना को काउंटर बैलेंस करना हिंद प्रशांत क्षेत्र में। और इसकी स्थापना याद रखना 2017 में हुई थी। और ये जो क्वाड देश है ना, ये आपस में मिलकर के एक एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसको कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। अभी 2022 में अगर पूछेंगे, नवंबर में ही हमने इसका आयोजन किया था जापान में, ये भी ध्यान रख लो। और अभी क्वाड देशों ने ही क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरनेट का यूज करने वाले, मतलब इंटरनेट जो यूजर है जैसे कि हैकर्स वगैरह हो गए, इनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। उन्हें इन्वाइट किया गया है, वो इसमें भाग ले सकते हैं। अच्छा, क्वाड से 2 प्रश्न और याद रखना। 2022 में इसकी 4th नंबर की बैठक हुई थी टोक्यो में। और भी 2023 में 5वीं बैठक होगी इसकी ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा एक नया ग्रुप और है I2U2 ग्रुप। इसमें 4 देश शामिल है।
इंडिया है, इजराइल है और यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए। वैसे आप जानते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। भारत के पास अभी G20 की भी अध्यक्षता है और एससीओ की अध्यक्षता 2022 में उज्बेकिस्तान के पास थी। इसकी बैठक हुई थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में। आप जानते हो आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आंसर होगा तिमोर लेस्ते। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 55वें स्थान पे, 55। तो अभी हाल ही में जारी विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर है। पहले भारत इसमें 112वें स्थान पे था, लेकिन अभी 55वें स्थान पे आ गया। आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी नागरिक विमानन महानिदेशालय के नए प्रमुख कौन बने थे? विक्रम देवदत्त बने थे, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और किस हवाई अड्डे पर देश का पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू हुआ? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और वैसे बताओ, हमारी केंद्र सरकार का 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट है? और सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बनी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा? तो आंसर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा। याद रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इसका आयोजन दुबई यूएई में हुआ 13 फरवरी 2023 को। ये दुबई में हर साल आयोजित होने वाला एक वैश्विक मंच है। ये मानवता के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए सरकार, व्यापार, टेक्नोलॉजी और समाज के नेताओं को एक साथ लाती है। आप जानते हो दुबई 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी थी। और 2022 में 22वीं विश्व ब्लॉकचेन समिट का आयोजन ये भी हुआ था दुबई में। और दुबई ने अभी पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया था। और दुबई, याद रखना, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा द जेट। और अभी मैं आपसे पूछूं, अभी पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। अभी 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ अहमदाबाद में। अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले जिसका नाम है फितूर 2023, इसका आयोजन हुआ मैड्रिड, स्पेन में। और 8वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ भोपाल में। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन हुआ 53rd नंबर की थी, कहाँ पे हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और अभी 10वीं महिला विज्ञान महोत्सव का आयोजन ये नागपुर में ही हुआ। अब हम क्या करेंगे? अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, उसके बाद हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट लगाना और देखना कितने उत्तर आपके सही रहते हैं। किस चीज का टेस्ट होगा? टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न होंगे और टॉप 5 साइंस के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत ने भूकंप के द्वारा प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन? तो आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। फिर बताओ, विश्व दलहन दिवस कब मनाया? 10 फरवरी को मनाया। फिर बताओ, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। फिर बताओ, अभी फरवरी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? A.B.K. प्रसाद को। फिर बताओ, अभी फरवरी में ICC T20 महिला विश्व कप ये कहाँ पे शुरू हुआ? साउथ अफ्रीका में। फिर बताओ, किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा TCS को। अब बताओ, महाराष्ट्र सरकार ने किसे 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी। और अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लिथियम के भंडार मिले? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर बताइए, अभी किस राज्य ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो ये हमने कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लिया। अब 2022 के टॉप 10 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया था? गुजरात में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया था? किशोर कुमार दास को। और ये कौन है? ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी है विद्यानंदू, उसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने मनाया कब? 26 अप्रैल को। फिर बताओ, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? अविनाश महापात्रा ने। और बताओ, किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया था? यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो आंसर होगा पल्ली गांव। ये जम्मू कश्मीर का है, पल्ली गांव। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बनकर तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया था? मैक्स वर्स्टपन को। फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं ये। और अगर आपसे पूछे स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने? रॉबर्ट गोलोब। स्लोवेनिया की कैपिटल होती है जुबलाना। और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान है सांस, इसको शुरू किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। राज्य में निमोनिया को रोकने के लिए था यह अभियान। तो ये लो 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर सेशन पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी स्टडी ग्रुप में, ताकि मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशन आए, मुझे भी एक फील आए, तो मुझे भी मेहनत करने में मजा आए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि शेयर कर दिया करो, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अनातोलिया का पठार ये कहां पर है? तो आंसर होगा टर्की में। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और अभी करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था हमने। यहाँ पे भूकंप आया है ना। अच्छा, फिर बताओ, किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर यानी कि बर्ड्स फुट के आकार का डेल्टा बना है? तो आंसर होगा मिसिसिपी। ये अमेरिका में बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती? कई बार पढ़ चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप। मैंने यहाँ पे मैप भी शो कर दिया है, आप आराम से देख सकते हैं विजुलाइज करके। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसे आप मकर रेखा कहते हो, इक्वेटर भूमध्य रेखा, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है। तीनों की तीनों आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। अगला प्रश्न है, मैजिनॉट रेखा ये किस देश के बीच में स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना। आपको बताइए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चाइना आप जानते हो, मैकमोहन रेखा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कई बार हम पढ़ते हैं, 38 डिग्री पैरेलल है, और 49 डिग्री पैरेलल आपके कनाडा और यूएस के बीच में है। तो ये यहाँ पे लिस्ट भी लगा दी है मैंने, देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में ये मदद करते हैं? तो आंसर होगा तापमंडल, थर्मोस्फेयर, या इसे आयन मंडल भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर। अभी आपका स्टैटिक प्रश्न का टेस्ट हो गया, अब साइंस के प्रश्न का टेस्ट होगा, तैयार रहना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, किसे दाबांतर मापी यानी कि मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसों के दाब को। और देखो, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा दी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लगा दी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लगा दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से और एक बार रीड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह का हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, चाहे स्टैटिक क्वेश्चन हो चाहे साइंस के क्वेश्चन हो, ये आपको आपकी क्विज में मिल जाएगा। जब आप ये वीडियो देखने के बाद वहां पे क्विज लगाएंगे, क्योंकि ये जो स्टैटिक प्रश्न में लेकर के आ रहा हूँ और जो साइंस के प्रश्न में लेकर के आ रहा हूँ, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनका हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया है, तो क्वेश्चन से मिलती जुलती जानकारी भी आपको वहां मिल जाएगी, क्विज लगा लेना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष ये किसका मापन है? तो अंतरिक्ष में दूरी को अपन कहते हैं लाइट ईयर से नापते हैं, कि वो तारा इतना लाइट ईयर दूर है। किलोमीटर में नहीं नापेंगे वहां पे, लाइट ईयर में। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या जीरो होती है? तो आंसर होगा पॉजिटिव होती है। साथ में याद रखना, कॉनकेव की होती है नेगेटिव, और प्लेन जो ग्लास होता है आपका, उसकी होती है जीरो। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव मतलब ऐसे खड़ी खड़ी चलती है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम ये किसके लिए कार्यस्थल है? तो आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो ये हमने साइंस के क्वेश्चन का भी टेस्ट लगा लिया। अब हम होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा झारखंड में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, 11 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स के क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है ब्रजेश प्रजापति ने। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रजेश। उसके बाद सुमित हैं, शिवम तिवारी हैं, के एम उपाध्याय और क्षेत्रवशी मिश्रा हैं।
आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी मैं एक बार फिर से सभी से कहूँगा कि आप क्विज ज़रूर लगाया करें, क्विज से आप ही की प्रैक्टिस होगी। हम ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनका तो क्विज मिलेगा ही सही, साथ में पुराने महीनों का भी तो मैं 5-6 क्वेश्चन, साथ में पुराने महीने के 5-6 क्वेश्चन ला करके मैं इसमें ऐड भी तो कर रहा हूँ, उनका भी तो आपका रिवीजन होगा। तो आप ही का फायदा है, तो फायदा है बाबू भैया, इसका फायदा उठाओ। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।